अब सवाल ये उठता है कि इतने बड़े टास्क में, इतने बड़े टास्क में बाद में जो है गड़बड़ी ना हो और ईगो क्लैश ना हो और 21 लक्ष्य है तो जो है जमीन पे उतरने में लोगों की पर्सनल ईगो, पर्सनल सेट, हम तो ये हम तो वो, ये बाधा नहीं बनेगी। इस बात को आप मुझे कैसे आश्वस्त करेंगे? देखिए, इस संदर्भ में हमने भी कई अपने पदाधिकारियों से बात की है आपके संदर्भ में। ऐसा नहीं है कि ये बातचीत केवल हमारे और आपके बीच तक रहा। हाँ, क्योंकि हम जो कुछ भी निर्णय लेते हैं तो अपने जो कोर कमेटी है उसके जानकारी में दे के लेते हैं। नहीं, देखो यहाँ पे मैं जो थोड़ा सा आपको फ्लैग करना चाहता हूँ जिससे आप उसका जवाब देंगे तो अच्छे ढंग से दे पाएंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि हम सब लोग हाल मास के बने हुए बहुत सारी ईगो और अपनी पर्सनालिटी लेके पैदा हुए हैं, ठीक है ना? मैं उसी पे आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा था जी, उसी संदर्भ में मैं अपनी बात रखना चाह रहा था जी। तो उसमें यह है कि देखिए, आप एक पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी रहे हैं जी। और पुलिस का जो वरिष्ठ अधिकारी होता है उसकी अपनी कार्यशैली होती है, कार्य क्षमता होता है, प्रोटोकॉल होता है, व्यवस्था होती है, उसकी एक सीमा रेखा होती है, उसका एक स्वभाव बन जाता है। ये बहुत सारी चीजें हैं, इस चीज को मैं समझता हूँ जी। लेकिन एक आम आदमी पुलिस अधिकारी के बारे में क्या सोचता है जी। किस रूप में देखता है, क्या समझता है उसके बारे में, जी। जी। कितना समझता है उसके बारे में, यह भी जानना महत्वपूर्ण है। ठीक है सर। देखो, आप तीसरे एक मिनट मैं थोड़ा सा यहाँ पे अपना एक व्यू दे दूं, फिर उसके बाद आप आगे बात कहिए। मेरा ये कहना है कि लोगों ने जो भी व्यू बनाया है वो व्यू उनके अनुभव पर आधारित है और आप वो से बातों से नहीं बदल सकते हैं जब तक आप सामने वाले का अनुभव ना बदल दें। तो हमारा पूरा मॉडल आपका अनुभव बदल देगा तो आप अपने आपके विचार बदल जाएगा तो फिर आपके विचार मायने नहीं रखेंगे ना, क्योंकि आपको आप ही बदल जाएंगे ना। आज आप जो कुछ भी सोच रहे हैं इट इज बेस्ड ऑन योर पास्ट ईयर ऑफ द एक्सपीरियंसेस, जिसमें मीठे खट्टे सभी तरीके के एक्सपीरियंसेस सम्मिलित हैं, इंक्लूडिंग गोइंग टू जेल, जहां पे लोगों ने आपको फंसा के जेल भी भेज दिया। तो आप जैसे सभी के लोगों के कुछ ना कुछ एक्सपीरियंसेस हैं। देखिए, मैं एक कहानी सुनाता हूँ। मैं एसपी गुना बना, एक पत्रकार वार्ता ली, ठीक है ना? बहुत पुरानी बात है, इट इज ऑफ 91, राइट? 91, आप नाउ यू कैन इमेजिन के ऑलमोस्ट 33 years before, right? I just posted as एसपी गुना, right? तो एक पत्रकार वहाँ मंथन हुआ करता था, तो उन्होंने कहा कि साहब गुना में सुअरों की बड़ी प्रॉब्लम है, राइट? तो मैंने कहा हाँ, सुअरों की ही प्रॉब्लम है, चाहे वो किसी भी वेशभूषा में क्यों ना हो। ठीक है ना? There are a lot of suars. lot of sugar. I indirectly meant कि हम और आप भी कुछ कुछ उसी में आते हैं। अच्छा, फिर उसने मुझसे एक बहुत चुभता हुआ क्वेश्चन पूछा। उसने कहा सर, आपको इतने दिन हो गए हैं आए हुए और चारों तरफ धमाका चौकड़ी मची हुई है। मेरा इतने साल का अनुभव है कि जब भी कोई नया एसपी आता है तो धमाचौकड़ी मचाता है, फिर कुछ दिन बाद वो शांत हो जाता है, चीजें उसी ढर्रे पे आ जाती हैं। तो आपकी धमाचौकड़ी कब बंद होने वाली है? तो मैंने कहा मिस्टर मंथन, ये आपने बड़े कई सालों के अनुभव के बाद ही महसूस किया होगा ना, आपने बहुत सारे एसपी को काम करते देखा होगा, फिर आपने ये भी देखा होगा कि वो आए तो धमाचौकड़ी हुई, फिर कुछ समय बाद वो भी ढर्रे में ढल गए। तो आपके इतने सालों को अनुभव आप मेरे जवाब से क्यों बदलना चाहते हैं? ठीक है ना? आप जो है ना, यू चेंज द योर एक्सपीरियंस विथ योर एक्सपीरियंस, राइट? अच्छा, बात आ गई हो गई, अब उसके पास उसके आगे कुछ पूछने के लिए बचा नहीं, तो बात खत्म हो गई, ठीक है ना? इसके बाद मैं वहां पे लगभग 3.5 साल एसपी रहा, राइट? और जब मैंने ज्वाइन किया था उस समय भाजपा का शासन था, फिर पूरा गवर्नर रूल रहा, इसके बाद कांग्रेस का शासन आया, मिस्टर दिग्विजय सिंह वाज द चीफ मिनिस्टर, राइट? तो मेरा ट्रांसफर होने के बाद जाते जाते जो फेयरवेल टाइप की पत्रकार वार्ता थी वो हुई, उसमें उन्हीं मंथन साहब ने मुझे याद दिलाया कि सर आपने ऐसा ऐसा मैंने कहा था और आपने कहा था कि अपने अनुभव को अनुभव से बदलो, राइट? और आपका पूरा 3.5 साल जो है
एक जैसा काम चला, बहुत बढ़िया काम चला और हम आपकी स्तुति करते हैं। लेकिन आप मुझे ये बताइए अब आपके जाने के बाद क्या होगा? तो मैंने उनसे कहा कि मिस्टर मंथन आप हमेशा गलत प्रश्न नहीं पूछते हैं क्या? मैंने कहा कि ये बताओ, आपका जो अनुभव था बदल गया अपने अनुभव के आधार पर, राइट? अब मेरे जाने के साथ ही मेरी जो है ना जिम्मेवारी खत्म हो जाती है। ये यदि प्रश्न आपको पूछना है तो मध्य प्रदेश सरकार से पूछिए कि आगे क्या होगा और ये सब चलेगा कि नहीं चलेगा। जो हमने किया क्या वो उसे इतना अच्छा समझते हैं कि उसे पॉलिसी गाइडलाइन में डालें? अदरवाइज जो पहले वाले एसपी ने किया, आने वाले एसपी का धर्म होता है कि उसको कचड़े में डालना। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हम सब लोगों के बहुत अच्छे एक्सपीरियंस नहीं है, बहुत अच्छे मॉडल्स नहीं हैं, लिहाजा हमारी ओर की नेगेटिव संभावित एक्सपीरियंस जो है या आपको कई बार एक्सपीरियंस की जगह अपन उसको प्रेजुडिस भी कह सकते हैं, राइट? उन प्रेजुडिस को जब यदि एज्यूम करिए कि कल हम लोगों को जगा के, और जो हमारे पास चूंकि डेडिकेटेड टीम होगी, अभी तो जो है ऐसे लोग हैं जो कि सोए हुए हैं, राइट? अदरवाइज अपन कल भी चर्चा किए थे कि 5 दिन में हम 100 करोड़ को पार कर जाएंगे और हमारे जेब से एक 5 पैसे नहीं लग रहा है। हम ना कहीं जा रहे हैं, ना धरना दे रहे हैं, ना जुलूस दे रहे हैं, ना पब्लिक में कोई पब्लिक मीटिंग ले कर रहे हैं। बिना किए हम 5वें दिन 100 करोड़ को पार कर जाएंगे, राइट? लेकिन ऐसा हो तो नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि लोग सोए हुए हैं, उनके पुराने अनुभव हैं, या वो जो है ना देख ही नहीं रहे हैं, या किसी के अंधभक्त हैं, या दल गुलाम है। कारण जो भी हो नहीं रहा है, राइट? अब नाउ लेट्स प्रिज्यूम कि आपके पास एक टीम है फौजियों की जो कि डेडिकेटेड है और वो डेडिकेटेड ढंग के काम करेगी, तो आप बताओ फिर से नई जान आ जाएगी लोगों को जोड़ने की। पुराने सोते हैं, उनको सोते रहने दी जाए, नए लोगों को जोड़ के हम 100 करोड़ पहुंच जाएंगे 5 दिन में या ज्यादा से ज्यादा 9 दिन में, राइट? अब अपन मान लेते हैं कि अपन 100 करोड़, एक सेकंड, अब अपन मान लेते हैं कि अपन 100 करोड़ पार कर गए। देखो, मानने में कोई बुराई नहीं है, होंगे कि नहीं होंगे ये कल बताएगा, लेकिन मान लेते हैं कि हम 5 दिन में या 9 दिन में 100 करोड़ पार कर गए, राइट? अब जो है हमने ये भी मान लिया कि जो 543 लोग हैं, क्योंकि आपके जो लोग जुड़ेंगे वो ज्यादा एनर्जी से जुड़ेंगे, ज्यादा काम जो करेंगे, तो मैथिली शरण गुप्त ने तो अपनी कोई टीम बनाई नहीं है। आपके ही सभी लोग जो है वो क्योंकि ज्यादा एनर्जी से काम करेंगे, तो मेरिट लिस्ट में कौन आएगा? आपके लोग आएंगे कि नहीं आएंगे? क्योंकि जो मेहनत करेगा उसी को तो मेरिट लिस्ट में मिलेगा। मेहनत क्या है? लोगों को जोड़ने की। तो चूंकि आपके लोग पूरी एनर्जी से, समर्पण के भाव से जुड़े हुए हैं, वो जगह जगह जाके संगोष्ठियां ले रहे हैं, बड़े बड़े से बैनर बना के उसमें प्रक्रिया दिखा के, साहब इस तरीके से गूगल से या टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करिए और इसमें ये वाली लिंक है, इस लिंक को क्लिक करिए, या जो है ना हमें मिस कॉल दे दीजिए तो हम आपको एक मैसेज भेज देंगे, उस मैसेज को क्लिक करके आप क्राइम फ्री भारत के मैन ग्रुप से जुड़ जाइए। फिर इस तरीके से जो है ना आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस तरीके से आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। तो जब हम ये सब कहेंगे और करेंगे तो बड़ी आसानी से हम जो है ये फतह हासिल कर लेंगे, राइट? और इसमें जो है मेरिट लिस्ट में कौन आएंगे? जो लोग एक्टिव होंगे। और चूंकि हमारे लोग इनएक्टिव पड़े हुए हैं, तो पूरी 543 की लिस्ट आपके लोगों की लिस्ट होगी कि नहीं होगी? क्योंकि हमारी अपनी कोई लिस्ट नहीं है, ठीक है ना? अब इनको टिकट मिल गया, अब ये सांसद बन गए। 82-85 जितने लोग 15% की उससे सीमा के हिसाब से 82 या 83 बनेंगे जिनको मंत्री का हक मिलेगा, तो उनको इसी मेरिट लिस्ट के आधार पर मंत्री बन जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें उसकी इंटेलेक्चुअल से कोई लेना देना नहीं है। कमिटमेंट आपका 21 लक्षों के पास है, मेडल और टेक्नोलॉजी ऑलरेडी बनी हुई है, तो इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस कि हमारे मंत्री मान लो गोपाल जी बनते हैं, लेकी राम जी बनते हैं, या थर्ड पर्सन कोई बनता है। डू यू एग्री विथ मी? मतलब क्योंकि वो टेक्नोलॉजी और वो सब चीजें तो हमने अपने पास रखी हैं और उसको जमीन पे उतारने का भी मॉडल बना हुआ है। वो कह रहा है कि अभी जैसे लॉ बनते हैं वैसे लॉ नहीं बनेंगे, तो लॉ कैसे बनेंगे? नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लिसन कि लॉ कैसे बनेंगे, तो उसकी प्रक्रिया भी डिफाइन कर दी गई है। गोपाल जी इसको जरा ध्यान से सुनो जरा। गोपाल जी ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, इसको बहुत ध्यान से सुनो। आपके यहाँ इको क्यों आने लगा है? देखो जरा, वाई देयर इज इको?
नहीं, वो स्पीकर ऑन कर दिया था, बंद कर दूं क्या? हाँ कर दीजिए। अभी 2 मिनट में मैं इसको टेलीग्राम पे भेज दूंगा, तो उसको सुन लीजिएगा ना। हाँ। आपके साथी उसको सुन लेंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। अभी जो मैं बात कर रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कानून कैसे बनेंगे। तो कानून ऐसे नहीं है कि महेश गुप्ता ने मॉडल बना दिया तो वही कानून बन जाएगा। नो, ये सब चर्चा तो बाद में कर लेंगे। नहीं नहीं नहीं, सुन लो, ये सब चीजें नो, हम तो कह रहे हैं कि इस चीज को भी कोडिफाई कर देंगे 21 लक्ष्यों के साथ करेंगे सर। उससे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज है उसका डिस्कशन पहले होना चाहिए ना। एक सेकंड इसमें बात चर्चा चलिए तो उसको लंबा खींच रहे हैं। ये तो हम सब जानते ही है, तो 1 मिनट में खत्म कर देते हैं ना उसको। हम कोई नए थोड़े हैं, हम आपको जान रहे हैं, प्रोजेक्ट को समझ रहे हैं। 1 मिनट में फिर भी खत्म कर देते हैं। देखो, देयर इज अ लॉजिक दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड। देखिए, बहुत सारे लोगों का अप्रहेंशन होगा कि साहब ये तो डीजी हैं, अपनी बात हमारे ऊपर थोपेंगे, ऐसा करेंगे। तो ये बात उसका भी जवाब है। देखिए, इसमें जो मॉडल है वो समझ लो। मॉडल ये है कि मॉडल, टेक्नोलॉजी, सब चीज काफी कुछ हद तक 80-90% ऑलरेडी रिफाइंड पड़ी हुई है, ठीक है ना। लेकिन वो इम्पोज नहीं की जाएगी, वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स के पास जाएगी और वहां लाइव डिस्कोर्स होगा, वो भी 15 दिन तक। जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स के जो व्यूज आएंगे उनको पहली डिग्री ऑफ रिफाइनमेंट के लिए यूज किया जाएगा, राइट। इसके बाद 45 दिन तक रीजनल क्षेत्र में सभी जगह पब्लिक के बीच में डिस्कोर्स होगा और वो भी लाइव होगा। और पब्लिक के जो कंसर्न, चिंताएं, सजेशन जो भी सरफेस होंगी उन्हें जो है तत्काल जो है सेकंड डिग्री ऑफ रिफाइनमेंट में कन्वर्ट किया जाएगा। और इसके बाद जो तीसरा होगा वो होगा सो कॉल चंद्रगुप्त से या कल के सांसदों से। तो उन सांसदों से भी चर्चा होगी, वो भी लाइव होगी, पार्लियामेंट या विधानसभा के अंदर नहीं होने वाली है, ये बाहर होगी। और ये जो है बेसिकली हमने चूंकि पब्लिक से ऑलरेडी चर्चा को कैप्चर कर लिया है, लिहाजा आई एम नॉट इंटरेस्टेड कि एज ए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव क्या सोच रहे हैं वो। आई एम इंटरेस्टेड कि गोपाल प्रसाद जी एज ए गोपाल प्रसाद क्या सोच रहे हैं। नाउ आई एम कैप्चरिंग योर इंडिविजुअल व्यूज। आप जो है समाज के ठेकेदार और हमारे अनुभव के आधार पर हमें कहने का हक आपने छुड़ा लिया आपसे। क्यों? क्योंकि हमने पब्लिक से पहले ही डिस्कोर्स कर लिया है, वो भी लाइव हुआ है, उसमें जो कंसर्न आए हैं और चिंताएं आई हैं उन्हें इनकॉर्पोरेट कर लिया है। तो अब गोपाल प्रसाद को अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में क्या सोच रहे हैं ये कहने का हक है। बात समझ रहे हो ना जी। दो यू आर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, और वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव का काम आप पार्लियामेंट के अंदर करेंगे। अभी पार्लियामेंट के बाहर की बात हो रही है, तो यहाँ पे आपकी इंडिविजुअल कैपेसिटी में आप क्या सोचते हैं। और इसके पीछे हमारी एक रणनीति है कि यदि गोपाल प्रसाद कोई व्यक्तिगत कैपेसिटी में कोई घटिया बात करेंगे तो कल उनके ऊपर सारा टमाटर फेंकेंगे। ही कैन नॉट जो है ना। तो आपका बात समाप्त हो गया है? अब आपका बात समाप्त हो गया। एक सेकंड। तो इसके बाद जो है ये जो चीज बनेगी वो दैट विल गो इन पार्लियामेंट, जहाँ पे एक सेक्शन पे डिस्कोर्स होगा और फिर वो कानून में कन्वर्ट होगा। तो मैं सिर्फ यहाँ पे यही बताना चाहता हूँ कि मैथिली शरण गुप्त ने कुछ सोचा और थोप दिया, ऐसा नहीं होने वाला है। बस दिस पॉइंट आई वाज इंटेंडिंग टू क्लैरिफाई। अब आप आगे बढ़िए सर। देखिए, अब आपको हमारे पॉइंट्स का जो है ना जवाब देना है कि कल जो है सारे चीजों को मैंने सुन लिया। जो लोग लड़ते झगड़ते हैं, कल जो है ना आपके यहाँ पे कुछ इगोइस्टिक लोग हैं, यदि मान लो जो है ना उन्होंने कहा कि नहीं मैं कौन है, वो होंगे अपने डीजी अपने घर के। आप उत्तर तो देने दीजिए। अब आपका पारी खत्म हो गया, चलो अब रिपीट ना करें। एक बात को 3 बार कहने की आवश्यकता है नहीं, मैं इतना समझता हूँ। चलिए ठीक है, डन। अब आपका पारी खत्म हो गया। अब आप मेरी पूरी बात सुनिए जिस तरह से मैंने सुना। बिल्कुल ठीक है। हाँ, तो पहली बात यह है, मैं आपको बता दूं, 52 साल का मेरा उम्र है जी। 35 साल का हमारा अपना पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है जी। 7000 से ऊपर आरटीआई मैंने भी फाइल की है। एक पार्लियामेंट का इलेक्शन और एक विधानसभा का इलेक्शन मैंने लड़ा है। पब्लिक कॉज के लिए 1 बार जेल गया हूँ, 8 बार पुलिस से डिटेन हुआ हूँ, लाठियां खाई है, और जनता के हक और हुकूक की लड़ाई में मैं हमेशा अग्रणी भूमिका निभाता रहा हूँ। बहुत सुंदर। मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग करता हूँ। पीटीआई अखबारों और मीडिया का जो तथाकथित रूप से जो काम करने का तरीका है, जो कासीदा करने वाली तरीके है सत्ताधारी दल का, उस तरह का अपना काम नहीं है। बहुत सुंदर। मैं जमीनी सच्चाई को ढूंढने का और सच्चाई का पूरा जड़ उखाड़ने का मैं काम करता हूँ। बहुत सुंदर। तो हमारा काम करने का तरीका अलग है। मैं आपका नमन करता हूँ। अब रह गई बात, आगे सुनिए।
जो पुलिस और प्रशासन का काम करने का जो तरीका है, मैं उससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। उनके काम करने के तरीके बिल्कुल अलग हैं। वो एसी के रूम में ज्यादातर निर्धारित किए जाते हैं, इसलिए अभी अपन देखो जनरल लोगों की बात छोड़ो, अब नाउ यू टॉक इन स्पेसिफिक टर्म्स। हम स्पेसिफिक क्वेश्चन कर रहे हैं, उनका जवाब दीजिए। दैट आई हैव ऑलरेडी एड्रेस कि यू माइट बी हैविंग योर प्रिजम्पशन प्रिजम्पटिव। बात कह दिया ना मैं सर, उसका नहीं, लेकिन सर आप उसको नहीं उत्तर तो आप दे रहे हो, लेकिन फिर वो फालतू की बातें मत करो ना कि हमने तो आपको वो प्रक्रिया समझा दी जिस प्रक्रिया के तहत होगा। जिस तरह से आपको अपना ओपिनियन रखने का अधिकार है, तो मुझे भी अधिकार है ना। हाँ, चलिए मैं आपकी बात मानता हूँ कि खट्टे मीठे अनुभव आपके अपने होंगे। तो आप जितना सोच रहे हैं वही 100% सही होगा, ये आपका आकलन है, हमारा आकलन नहीं हो सकता। हमारा आकलन, हम तो एक पब्लिक को हम ये करते हैं। कल आपका ये आकलन जो है ना हमारी पूरी प्रक्रिया में बाधा ना बने, ये तो सुनिश्चित मुझे करना ही होगा। हाँ, तो ये तो इसमें तो कहीं कोई डिस्टर्बेंस ही नहीं है। हाँ। तो एक लाइन में मैंने कह दिया। हाँ। ये तो हम अपना व्यक्तिगत मेरा जो सोच है, हाँ। वो आपके कंसेप्ट को ओके करता है। ठीक है, ये तो एक लाइन में हो गई खत्म वो बात। हाँ, हाँ। अब रह गई बात नहीं, अभी अपन को बात करना है कि पर्सनल ईगोज और ये चीजें हम उसका इंस्टीट्यूशनल ना, आप मुझे बोलने का मौका तो दीजिए। चलिए, ओके, आप मुझे बोलने का मौका दीजिए। मैं जरूर पूरा हमारे दिमाग के कंप्यूटर में वो सेव हो चुका है फाइल। चलिए, गुड। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं भी आईटी कंपनी में काम कर चुका हूँ, मीडिया मैनेजर रहा हूँ, PR कंपनी का मालिक हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैं इतना समझता नहीं हूँ, ऐसा नहीं है। हाँ, तो मैं आपको बता दूं कि देखिए, ऑर्गेनाइजेशन में सेटअप जो होता है ना, उसमें कई तरह के लोग होते हैं, उनके अलग अलग व्यूज होते हैं, उनके बीच में संतुलन बनाना सबसे बड़ा आर्ट होता है। अगर आपने संतुलन बना लिया, अपने विरोधियों के दिल को जीतना, यह भी एक गुण है, एक कला है। अगर आप डेली विरोधी ही बनाते रहेंगे, तो क्या कर पाएंगे? वो आपको बहुत तरीके से डिस्टर्ब करेंगे। बिल्कुल सही है। तो हमारे गांव में कहा जाता है कि विरोधियों को हमेशा ऊंचा पीढ़िया देना पड़ता है, मतलब इज्जत सम्मान और ज्यादा देना होता है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हमारा इंटरटेन, जैसे मैंने कहा कि मैं आपको नमन करता हूँ। नहीं सर, मैं आपका विरोधी थोड़े हूँ, मैं तो आपका स्वस्थ आलोचक हूँ, स्वस्थ आलोचक। दो तरह के आलोचना होती है। एक तो वो ऐसे लोग जो आलोचना के लिए जन्म लेते हैं और मर जाते हैं। हाँ, उनका काम आलोचना करना ही होता है। ठीक बात है, जिंदगी में और कुछ नहीं कर सकते क्रिटिसिज्म के सिवा। और दूसरे वो लोग होते हैं जो कंस्ट्रक्टिव आलोचना करते हैं। नहीं, उसमें वो सुधार चाहते हैं, उसमें वो चाहते हैं रचनात्मक आलोचना कहेंगे उसको, क्रिएटिव। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं तो उस तरह का आलोचक हूँ। और कहा भी गया है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाए। इस लाइन में सब कुछ आता है। जो आदमी बटरिंग करने वाला होता है वो कभी आपका हित ऐसी नहीं होता। बहुत सुंदर। आगे बढ़ो। इसलिए हाँ, अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में भी एक दो ऐसे बहुत डेडिकेटेड फौजी हैं जो आपको जानते हैं, मैं आपको बता दूं, जो मुझे सुन भी रहे हो, कार्यकारी अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं वो। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष। उनका नाम है वीर सिंह चौहान। उनका नाम है वीर सिंह चौहान, वो आपको जानते हैं। अब जैसे ही मैंने चर्चा की परसों, तो उनका ये कहना था, आप किस वो जो है मैथिली गोपी की बात करते हैं, वो बहुत ईगोइस्ट है। उनका पहला ही कमेंट था कि वो बहुत ईगोइस्ट है और वो अफसरशाही की जो है ना धौंस दिखाते रहते हैं। तो मैंने उनको उसके जवाब में बताया, वही जो आप चर्चा कर रहे थे अभी, उसी संदर्भ का ये बात है। तो अभी आप कह नहीं रहे थे ईगो क्लैश वाला, तो ये जब उन्होंने ये बात कहा तो मुझे थोड़ा सा तो बुरा लगा, लेकिन मैंने उन्हें जवाब दिया। जवाब क्या दिया, आप वो जवाब सुनिए, वो बड़ा इम्पोर्टेंट। मैंने उन्हें कहा कि देखिए, ग्लास में आधा पानी रखा होता है, उसको दो तरीके से परिभाषित किया जाता है। ग्लास आधा खाली है, एक आदमी कहता है, दूसरा आदमी ये कहता है ग्लास आधा भरा है। तो ये तो दृष्टिकोण का फर्क है, आप किस रूप में देखते हैं। आप उसको पॉजिटिव अगर देखेंगे तो ग्लास भरा नजर आएगा, निगेटिव अगर देखेंगे तो ग्लास खाली नजर आएगा। तो ये आपके दृष्टिकोण पर डिपेंड करता है। रह गई बात मैथिली शरण गुप्त की, तो मैथिली शरण गुप्त जी को मैं जानता हूँ और पहचानता हूँ। अगर वो इगोइस्ट होते तो हमारे साथ उनका बनाव और जुटाव और समर्पण होता ही नहीं। बिल्कुल ठीक बात। हमारे जैसे मामूली आदमी को उन्होंने इतना इज्जत दिया, तवज्जो दिया, मेरे एक बुलावे पर वो
2-3 मीटिंग में आ चुके हैं, तो मैं कैसे समझ लूं आपके बात को कि वो इगोइस्ट है। ये बात मैंने अपना रखा। आ गई समझ गए सर? अब बताइए कि हमारे तर्क करने का और हमारा जो प्रेजेंटेशन था, हमने आपके संदर्भ में जो हमने व्याख्या दिया, क्या वो गलत था? नहीं, क्या वो सही था या गलत था? बिल्कुल बिल्कुल सही था, बिल्कुल सही था। तो मैंने उन्हें कहा प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है? बिल्कुल ठीक बात। आपका दृष्टिकोण क्या था नहीं था मैं नहीं जानता। आपका दृष्टिकोण इसलिए बना हुआ है। फिर मैंने उन्हें जवाब दिया कि आपके यहाँ सेना में जो वरिष्ठ अधिकारी होते हैं ना, वो नीचे के दर्जे के सैनिकों के साथ शोषण करते हैं। ये होता है सर, ये बातें। वो तेज बहादुर यादव जो एक फौजी था, जो आपको प्रधानमंत्री के खिलाफ गया था चुनाव लड़ने, लेकिन उसका पेटिशन जो है रद्द कर दिया गया। रद्द इसलिए कर दिया गया कि वो सेना का भगोड़ा था और उसको जो है एनओसी उसके पास था नहीं डिपार्टमेंट का। जब तक एनओसी नहीं रहेगा तो कोई चुनाव लड़ सकता है क्या? बिल्कुल ठीक बात है। तो ये तो बात वो बताया नहीं किसी को। आम जनता इस टेक्निकल पॉइंट को जानती नहीं है। हर आदमी अपनी कमी को छिपाता है और वो मीडिया में वो बकवास कर रहा है कि प्रधानमंत्री ने ना हमारा वो रद्द करवा दिया। उसी के दबाव से प्रधानमंत्री को इतना थोड़े फुर्सत है, अरे भैया तू अपना टेक्निकल पॉइंट बता कि तेरे अंदर में दस्तावेज की क्या कमी थी, वो तो बताया नहीं। तो खैर क्या है, जनता वही जानती है और समझती है सर जो मीडिया उसको दिखा रही होती है। बिल्कुल मीडिया उसको नहीं दिखा रही होती है वो थोड़े जानता है उस सच्चाई को। सब कोई मैथिली शरण गुप्त हो जाएगा और सब कोई गोपाल प्रसाद हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हम आपको मीडिया के टेक्निकल पॉइंट्स को जानते हैं, आईटी की डिफरेंट तकनीक को जानते हैं, उस गहराई के समंदर में नीचे डुबकी लगाने वाले आदमी हैं, इसलिए ग्राउंड सच्चाई को निकाल करके बाहर रख सकते हैं। लेकिन आज के समाज में कितने ऐसे लोग हैं जो इस प्रवृत्ति के हैं, जो कैपेबल है, जो इस तरह की गहरी जानकारी रखते हैं? ये तो है नहीं। आम जनता किस तरह का है, उसका बहुमत की जनता किस मानसिकता का है, ये जो है वो उसमें ज्ञान का अभाव है। अब उसी के ज्ञान के अभाव के कारण ही तो कोई मोदी भक्ति में लगा हुआ है, कोई मायावती की भक्ति में लगा हुआ है, कोई अखिलेश यादव की भक्ति में लगा हुआ है, कोई लालू यादव की भक्ति में लगा हुआ है। ये जो भक्ति है उसमें एक तो भक्ति है जो आप कह रहे हैं और दूसरा स्वार्थ है। दूसरा स्वार्थ है। कई बार लगता है इस भक्ति से उन्हें फायदा मिलेगा, हम मंत्री बन जाएंगे, हम ये बन जाएंगे, वो बन जाएंगे। तो स्वार्थ भी है और भक्ति भी है। अब इसमें क्या है, मैंने तो वो हमारा ना अपोजिंग करना शुरू कर दिए। नहीं उनको नहीं लाना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना। मैंने कहा सुनिए, आपका जितना ऑर्गेनाइजेशन में रोल है ना, मेरा भी रोल है। आई एम कोऑर्डिनेटर, आई एम नेशनल कोऑर्डिनेटर एंड स्पोक्स पर्सन एंड कैंडिडेट ऑफ वाराणसी। तो मैं भी वजूद रखता हूँ और मैं अपनी पावर का उपयोग करूंगा, मैं अपनी वीटो का उपयोग करूंगा। इतनी तक बात बढ़ गई इस मुद्दे को लेकर। ओके। तो वो देखा कि अरे ये तो संगठन को तोड़ देगा और ये तो बात धमकी भरे स्वर में करता है। मैंने कहा आप फौजी होंगे, आपने AK-47 चलाया, लेकिन मैंने कलम चलाया है। बिल्कुल। और मैं कलम का सैनिक हूँ। ऑर्गेनाइजेशन को जिस चीज की जरूरत है और ऑर्गेनाइजेशन में जैसे जैसे हाई पावर वाले आदमी की जरूरत है, जब तक ब्रांड वाले लोग नहीं आपके साथ आएंगे कौन पूछेगा आपको? ठीक बात है। खाली फौजी होना सफिशिएंट नहीं है और खाली फौजी होने से आपको वोट मिल जाएगा ये भी सफिशिएंट नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है। जब तक एक सिविलियन का सपोर्ट नहीं मिलेगा तो आप क्या कर लोगे? ये बातें मैंने कही। ठीक है। तो कहने का मतलब हमारा जो तर्क शक्ति है उसके आगे राष्ट्रीय अध्यक्ष फेल हो जाते हैं। ठीक बात है। राष्ट्रीय अध्यक्ष को पता है कि ये आदमी दूसरे से डिफरेंट है, ये आदमी एक्सपीरियंस लिया हुआ है, इसका हम तर्क काट ही नहीं सकते। यही कारण है कि आप एक बात बताओ, एक जो प्रवक्ता होता है पार्टी का, वो जो भी बयान देता है वो पार्टी का बयान माना जाता है ना? बिल्कुल। और वो कोई भी डिसीजन क्या पार्टी अध्यक्ष के परमिशन के साथ करेगा ना? बिना परमिशन के तो करेगा नहीं ना? बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं एक अजूबा ग्रह का प्राणी हूँ। मैंने आज तक जितने भी प्रेस रिलीज जारी किए, आज तक मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष से न पूछा, न राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मुझे कुछ बताया। आई एम ऑल इन वन। मैं खुद अपना डिसीजन खुद लेता हूँ कि पार्टी हित में क्या लाइन लिखा जाना है, मुझे क्या बयान देना है, मुझे क्या करना है, नहीं करना है, इसका डिसीजन मेकर भी मैं खुद हूँ। उसके बावजूद मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर झेल रहा है तो उसका कारण ये है कि वो जानते हैं हमारी कैपेसिटी के बारे में, इसलिए वो कोई इंटरफेरेंस नहीं करते हैं। और मेरे संबंध में अगर किसी ने शिकायत भी किया तो उनको एक ही लाइन का जवाब देते हैं, इस मैटर को केवल और केवल राष्ट्रीय अध्यक्ष देखेगा, नारायण अंकुशे देखेगा, तुम इसकी चिंता मत करो।
अब इसके आगे तो आप समझ सकते हैं कि इस जवाब में ही सारे जवाब नहीं है क्या? बिल्कुल सारे जवाब आ जाते हैं कि नहीं आ जाते हैं? अब जो तो है मैं अपन कोडिफाई करें कि यदि जो बात अपन कल कर रहे थे उसको आगे बढ़ाते हैं तो उसकी कोडल फॉर्मेलिटी क्या होगी, और उसमें कोई विघ्न संतोषी जीव वीर सिंह जैसे गड़बड़ी ना कर पाए, इसका क्या उसमें समाधान है? इसका जवाब दे रहा हूँ। अब 1 मिनट सुन लीजिए। अब क्या किया है, अब हमारे साथ भी पार्टी में एक साजिश हुई। पार्टी में क्या साजिश हुई वो भी जान लीजिए, वो जानना इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है। वो ये हुआ कि 7 लोगों ने वाराणसी सीट के लिए अप्लाई किया था हमारे पार्टी में। 7 फौजी थे, उसमें 6 फौजी थे, एक सिविलियन था। तो उसके बाद क्या हुआ कि हमको चाहिए, हमको लड़ना है। मैंने एक ही प्रश्न पूछा कि भाई ठीक है आपको लड़ना है ना, बोलो ना। तो मैंने कहा कि मुझको लड़ना है, आपकी दावेदारी अपने जगह है, लेकिन मुझे ये बताइए कि प्रधानमंत्री के विरुद्ध में लड़ने के लिए आपके पास कैपेसिटी क्या है? व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन, व्हाट इज योर एबिलिटी, आपका फाइटिंग का मोड क्या होगा, आपके पास क्या ऐसी ताकत है जो आप प्रधानमंत्री से लड़ने में स्वयं को सक्षम मानते हो? इसका कोई सकारात्मक उत्तर नहीं दे सका। मैंने कहा मैं 10 साल तक रिसर्च किया हूँ पीएम की पॉलिसी के ऊपर में, और मैं आरटीआई एक्टिविस्ट हूँ। मैं ग्राउंड रियलिटी जानता हूँ, इसलिए उसको काउंटर कर सकता हूँ। मैं संघ का स्वयंसेवक रहा हूँ, लोहा लोहे को काटता है, और मैं उस खटीक कम्युनिटी से आता हूँ जिसका यूपी में 2nd लार्जेस्ट नंबर का दलित जाति में संख्या है। तो काशीराम ने कहा था जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हमारा जितना जनसंख्या है उसके हिसाब से हमें हिस्सेदारी नहीं मिला, इसीलिए तो हम फाइट कर रहे हैं। ठीक बात है। हमें अधिकार नहीं मिला। जिसको अधिकार नहीं मिलेगा वो अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा? बिल्कुल ठीक है। ये सब बातें हुई। तब सीधे उसके बाद क्या हुआ, इस बीच में हम एक एक्सरसाइज कर चुके थे। वो क्या एक्सरसाइज? एक है मिस्टर नरेश राघव जी मेजर सूबेदार के पद से रिटायर्ड हुए, और रिटायरमेंट के बाद वो रॉ में चले गए। उनको रॉ में डेपुटेशन पर भेजा गया। ठीक है, तो वो जो अधिकारी हैं, मुझे उनकी एबिलिटी के बारे में पता चला। उन्होंने मुझे सबसे ज्यादा तवज्जो दिया। उसने देखा कि यार पूरे ऑर्गेनाइजेशन में एक गोपाल प्रसाद है जो दूसरे से क्वाइट डिफरेंट है, इसके पास एबिलिटी वास्तव में है, लेकिन इसकी पूर्ण रूपेण उपेक्षा हो रही है। तो उसने मेरे को इंडिकेट किए, और मेरे से सेपरेट उन्होंने 2.5 घंटे बातचीत की। फिर मुझे एक जगह गुड़गांव जाना था, वो गुड़गांव में ही रहते हैं, और वो आफ्टर द रिटायरमेंट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लाइन में है। तो वो जो है कई तरह का बड़ा अच्छा उनका अपना रुतबा है, और अपना अच्छा कैपेसिटी है, मतलब अच्छी कैपेसिटी वाले रॉ के अधिकारी, वो भी मेजर सूबेदार के पद से रिटायर होना तो अपने आप में एक प्रोफाइल है, एक ब्रांड है। तो मैं उस ब्रांड को कैच करने के लिए मैंने सोचा, और मैंने क्या किया, अपनी कार्यकारिणी की मीटिंग में मैंने नरेश राघव जी का नाम केंद्रीय चुनाव समिति के अध्यक्ष के रूप में मैंने आगे जो है प्रस्तुत कर दिया। अब जैसे ही प्रस्तुत कर दिया तो हमारा गेम तो शुरू हो गया कि मैं इतने बोनाफाइड अधिकारी का नाम केंद्रीय चुनाव समिति के अध्यक्ष के रूप में जैसे ही रख दिया तो सारे लोगों ने समर्थन कर दिया। मेरा गोटी लाल। अब मेरा गोटी लाल क्या हो गया, केंद्रीय चुनाव समिति का जो अध्यक्ष होगा वो अपने आप में पावरफुल होगा। वो हर डिसीजन में उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। अब अगर रॉ का अधिकारी अगर हमारे पार्टी का केंद्रीय चुनाव समिति का अध्यक्ष होगा तो वो अपने फुल पावर से फाइट करेगा भी और करवाएगा भी। बिल्कुल ठीक है। अब आप समझ गए सर। तो हम इस तरीके से सोचते हैं। लेकिन उतना दिमाग है जो नहीं, आई एग्री, लेकिन ये बिना दिमाग वाले लोग बाद में समस्या पैदा ना करें, इसके लिए एक मिनट चीजों को कोडिफाई करना पड़ेगा। अब 1 मिनट सुन तो लीजिए। फिर उसके बाद जैसे ही वो फॉर्म में आए, उन्होंने क्या किया, एक बाबा थे हमारे साथ, उस बाबा ने अपनी असली रूप दिखाया। वो बाबा जो है बनारस से लड़ने की मंशा व्यक्त कर लिए। उसको किसी चैनल वाले ने आगे कर दिया कि बाबा आप बहुत ज्यादा लोकप्रिय हैं, आपका वीडियो वायरल हो गया है, करोड़ों की संख्या में लोगों ने देखा है, तो गोपाल जी से ज्यादा तो इम्पोर्टेंस जो है आपका है, और आप चुनाव लड़ जाइए, और जो है हम जो है धन जुटाने का काम हम कर देंगे। ये उनको प्रलोभन दे दिया। बाबा जो है सो अपना फूल के सुम्मा हो गए, और बाबा दावेदारी कर दिए। बाबा ने 1-2 मीडिया चैनल्स को बाइट दे दिया कि बनारस से हम लड़ने जा रहे हैं। मुझे जैसा ही पता चला मेरे को तो आग लग गया। फिर उसके बाद पूरी राष्ट्रीय कार्यकारिणी को मैंने बिठा लिया।
मैंने कहा ये क्या नौटंकी हो रहा है और ये किस अधिकार से इन्होंने बयान दिया है। तो फिर उसके बाद तब तक हम नरेश राघव जी को हमने केंद्रीय चुनाव समिति का अध्यक्ष बना दिया था। तो अब उसके बाद जो है नरेश राघव जी ने एक बार में ही डिसीजन लिया कि बाबा का जो डिमांड है वो बिल्कुल मैं नकारता हूं। और चूंकि गोपाल प्रसाद जब से जुड़े हैं पार्टी में तब से ही उनकी दावेदारी केवल और केवल वाराणसी सीट को लेकर के था। और हमारी पार्टी ने 8 बार मीटिंग किया, 8 बार उनसे पूछा गया कि आपको कहां कहां से लड़ना है, तो उसमें केवल और केवल गोपाल प्रसाद का नाम था। उन्होंने दावेदारी की और उन्होंने पूरे समयदानी बन करके ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम किया है। इसलिए उनका डेडिकेशन और योगदान सबसे महत्वपूर्ण है। जो आदमी समय का दान करता है उससे बड़ा दान कोई नहीं हो सकता। इन बातों को देखते हुए मैंने अपने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष को बोला, यदि हमारे नाम पर 1% भी अगर आपने चेंजिंग किया और आपने बाबा का नाम आगे किया, बाबा से वो मिल करके कमिटमेंट कर लिए थे कि वो करेंगे। मुझको क्या बोले, वही वीर सिंह चौहान, वो बोले कि अगर क्या कहते हैं, देखो ऑर्गेनाइजेशन के हित में जो बेस्ट कैंडिडेट होगा उसी को पार्टी जो है लड़ाएगी। मैंने कहा आपकी नजर में बेस्ट की क्या परिभाषा है, मुझे बता दो। फिर मैं बेस्ट बताता हूँ कि बेस्ट क्या है नहीं है। जिस बाबा को अपना एक इंटरव्यू लिखने नहीं आता हो, अपना सोशल मीडिया का अकाउंट अपडेट नहीं करने आता हो, जो एक आर्टिकल नहीं लिखा, जो एक पोस्ट नहीं लिखा, जो एक एप्लीकेशन नहीं लिखा, वो कैसे परफेक्ट हो गया मुझे आप बता दो। वो केवल जो है एग्रेसिव बयान देने से, गाली गलौज की भाषा में बात करने से कोई आदमी परफेक्ट हो गया आपकी नजर में? आप कैसे होते हो उसका परफेक्शन इजाद करने वाले? अगर ऐसा हुआ तो मैं अपना इस्तीफा अपने पॉकेट में रखता हूँ और अभी और आज के आज अभी तुरंत इस्तीफा दूंगा मैं। और उसके बाद देखता हूँ कि पार्टी की क्या कैपेसिटी और पार्टी क्या कर लेती है। मैं आपको खुली भी चुनौती देता हूँ। मेरे 8 कैंडिडेट हैं, 8 कैंडिडेट का रिकमेंडेशन मैंने किया है विभिन्न लोकसभा सीटों के लिए। वो हमारे उम्मीदवार है। एक साथ वो 8 उम्मीदवार रिजाइन करेंगे, आपकी पार्टी से नहीं लड़ेंगे। फिर मैं देखता हूँ आपको क्या करना है वो कर लेना। तो ये सब बातें जब हुई तो वीर सिंह चौहान को आपने जो है समझ में आ गई कि आदमी क्या है। अंदर ही अंदर तो जले भुने उठे ही, लेकिन बाद में उनको अपना फैसला वापस लेना पड़ा। और वापस ही नहीं लेना पड़ा, बाबा जो है अपना कमंडल लेके चलते बने। समझ गए? तो मैं वो आदमी हूँ, जितना ऊपर दिखता हूँ उतना ही नीचे में भी हूँ और मुझे उखाड़ने के लिए अच्छे अच्छे को सोचना पड़ेगा। नहीं, लेकिन देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि ईमानदारी है। नहीं, मैं पूरी बात मानता हूँ, लेकिन मैं जुड़ने के पहले इन सब चीजों को प्रोटोकॉल में चाहूंगा कि एक दस्तावेज बनाया जाए। उस अंडरस्टैंडिंग में मैं आपके साथ खड़ा हूँगा। बिना अंडरस्टैंडिंग के, बिना रिटन कोडल उसके हमने आप उसको बनाइए। आप लिखने में बहुत अच्छे हैं और मुझे पक्का मालूम है कि आप जो भी लिखेंगे अच्छा लिखेंगे। यदि आपके प्रति हमारा पॉजिटिव दृष्टिकोण नहीं होता जी तो फोन मैंने किया था ना सर। मैं हालचाल हमेशा लेता रहा हूँ आपसे। आप हमारे साथ हमेशा पॉजिटिव दृष्टिकोण रखे हैं। आपके साथ वो कटियार जी के हम लोग गए थे, मानते हैं ना, वहाँ सफदरजंग डेवलपमेंट एरिया में। जो हमारे कटियार जी जो हैं वो भी एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है और वो वायुसेना के रिटायर्ड अधिकारी हैं। इतने वरिष्ठ अधिकारी के साथ हमारा कैसा संबंध है। हमारे मैरिज एनिवर्सरी में गोपाल प्रसाद फक्कर के घर पर एक किराए के मकान में भी वो आए। तो मुझे लगता है मैं सुदामा तो हूँ, लेकिन मैं ऐसा सुदामा हूँ कि कृष्ण को आना ही पड़ेगा। बिना आए हुए वो चलेगा नहीं। कितने भी बड़े लोग हैं उससे मुझे मतलब नहीं है। मैं हमारे इसी मामूली घर में हिंदुस्तान की सारी मीडिया के रिपोर्टर्स आए हुए हैं जी, सारे, मैंने टाइम्स नाउ से लेके डीडी न्यूज से लेके आज तक से लेके, है ना, सारे चैनल्स के रिपोर्टर हमारे इसी मामूली घर में। सिद्धांततः मैंने आपकी बात से सहमति कल व्यक्त कर दी थी, ठीक है ना। अब मैं चाहता हूं कि उसकी कोडल फॉर्मेलिटी और कोडल चीजें बना ली जाए। उसका तरीका बता रहा हूँ, उसका तरीका जो मैंने सोच रखा है। नहीं, देखिए पहली चीज, पहला जो हमारा कंसर्न है उसे आपको एड्रेस करना पड़ेगा। हमारा कंसर्न है कि आपके जो है वीरेंद्र सिंह जैसे जो है ना अपना दिमाग घुटने में रखने वाले लोग गड़बड़ करने की स्थिति में ना रहे हैं। वो हर पार्टी में होता है, उसकी चिंता आप ना नहीं करें। लेकिन यदि अपन पहले से उसकी एहतियात ले लेंगे तो वो रिटन फॉर्मेट में रहेगा ना। अब एक मिनट, अरे सर वो सब डॉक्यूमेंटेशन पूरा होगा, आप क्यों चिंता करते हैं? मैं जो आगे बताने जा रहा हूँ तो सुनिए, वो इम्पोर्टेंट है। उसके लिए जो हमारी व्यू रचना है वो ये है कि जो नरेश राघव जी है ना, उनसे पहले आपका इंट्रोडक्शन हम कराएंगे। ठीक है फोन पर
पहले फोन पर कराएंगे, फिर हम दोनों आदमी को लाइन पर ले लेंगे, उसके बाद हम जूम मीटिंग अगर चाहें तो वो भी कर लेंगे। हाँ, गूगल मीट है अपने इसी में, टेलीग्राम ऐप पे जो है गुड़गांव में हम बैठक रख लेंगे। ठीक है, गुड़गांव में उनका आवास है, आप जहाँ भी चाहें, एज यू लाइक, दिल्ली में, गुड़गांव में, जहाँ भी कहें। अच्छा, वो हम मीटिंग फिक्स कर लेंगे। मीटिंग फिक्स होने के बाद हमारा, आपका और नरेश राघव जी का इक्वेशन जो सेट हो जाएगा ना, दैट इज फाइनल। किसी की हिम्मत नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं, लेकिन मैं फिर भी चाहूंगा कि जो अपनी बातचीत है ये, और जो इसको एक कोडल फॉर्मेलिटी में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हम फॉर्मली बनाएंगे और साइन भी करेंगे। वो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, क्योंकि देखो उसका मैं रीजन बता रहा हूँ, क्योंकि देखो हमारा देश के प्रति 21 ऑब्जेक्टिव के प्रति कमिटमेंट है। हम किसी जो है ना वीरेंद्र सूबेदार से जो है ना कि उसके सोच और चिंतन से गवर्न होने वाले प्राणी नहीं है। सर, उनकी पीड़ा क्या है पता है? उनकी पीड़ा क्यों है, पहले ये जान लीजिए। हाँ, जो सेना के जो वरिष्ठ अधिकारी रहे ना, वो उनका मनमाना रवैया रहा, और वो एक्सप्लॉइट करता रहा सैनिकों को, सिपाहियों को। इनके कारण से उनके मन में अपने सीनियर के प्रति आक्रोश भाव है। तो ये जब अगर किसी सैनिक के साथ, सैन्य के वरिष्ठ अधिकारी के साथ ऐसा अगर हुआ है, तो वो उसको भूल नहीं सकता। इनके कारण से है उनका व्यवहार। तो नरेश सर का फॉरवर्ड कर रहा हूँ। जरा आप हमारे नरेश सर से बात करें, मैंने आपके बारे में बता दिया है। नरेश सर जी का परिचय जरा मुझे दें। नरेश सर मेजर सूबेदार पद से रिटायर्ड हुए हैं सेना में। ओके। और उसके बाद वो रॉ में आए। रॉ में किस पद पे थे वो? पद का मुझे एग्जैक्टली कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन शायद अंडर सेक्रेटरी या ज्वाइंट सेक्रेटरी इस पद पे आए। ओके। हाँ, वो डेपुटेशन पे नहीं आते सेना के जो वरिष्ठ अधिकारी को दूसरे सेक्शन में भेजा जाता है। नहीं, वो तो बेसिकली जो आपकी ओरिजिनल रैंक होगी उसके करस्पॉन्डिंग वन अप पे वो लेते हैं। हाँ, जैसे इंस्पेक्टर है तो उसको डिप्टी एसपी पे ले लेंगे, डिप्टी एसपी को जो है ना, बस तो वो एक उसको 1 स्टेप अप करते हैं। हाँ जी। तो 1 स्टेप अप में ही शायद हुआ होगा। अब टेक्निकली मुझे उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन जितना मोटा मोटी जानकारी है मैंने बता दिया। हाँ। और आपके प्रोफाइल के बारे में मैंने उन्हें बता दिया है। आज सुबह भी उनसे बातचीत हुई है, मैंने सारा रिपोर्टिंग उन्हें दिया है। नहीं, लेकिन गोपाल जी एक बात मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि यदि इस अरेंजमेंट में आप आगे बढ़ेंगे तो मुझे वीरेंद्र सिंह जैसे लोगों के मुंह बंद करने के लिए हर चीज MOU को एक क्लियर डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट में लाना होगा। सर, ये सब हम राष्ट्रीय अध्यक्ष से करवाएंगे ना, आप उसकी चिंता क्यों करते हैं? हाँ, नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है ना, देखिए एक्चुअली में क्या है, देखो वो बहुत छोटा सोच रहे हैं। और देखिए एक मिनट मेरी बात ध्यान से सुनो ना। उनका सोचना है कि वर्दी पहन ली तो वर्दी महान हो गई, राइट? ऐसा नहीं है। मैं एज ए DIG और एज ए IG मैं आर्मी से बहुत क्लोज काम किया हूँ, राइट? मतलब हम एक साथ ऑपरेशन किए हैं, मरने जीने वाले काम साथ में किए हैं। मुझे मालूम है कि कहाँ पे क्या चीजें हैं, और हमें किसी के खिलाफ हल्की बात नहीं कहना है, क्योंकि उससे हमारा कद छोटा होता है। हमें अपना कद छोटा नहीं करना है। हम सिंपल इतनी बात कह रहे हैं कि हम बहुत बड़े लक्ष्यों की बात कर रहे हैं और एक ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, और जो मॉडल बनाया है उसमें भारत सरकार के पैसे खर्च नहीं होंगे। इतनी बड़ी बात अपन ने कही है। सर, मैं अभी ना एक मेडिकल क्लिनिक पर हूँ, तो थोड़ा डॉक्टर से गला मेरा खराब हो गया है, वही चेकअप कराने आया हूँ। आप बात कर ले, फिर आप दोबारा फोन लगाएं मुझे, है ना? और आप मुझे उनका नंबर भेज दें, नरेश जी को मैं फोन लगाता हूँ। अभी करता हूँ। ठीक है ना? चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव।